हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एंजॉय रीडिंग। कमरे से बाहर आकर विक्रम ने अपनी आंखें बंद की तो 2 बूंद आंसू गालों पर आ गए थे, पर उसने झट से सबकी नजरों से बचाते हुए उन्हें पोंछ लिया था। समर्थ सिंह बाहर ही खड़े थे। आप जाकर बड़ी मासा से मिलिए, तब तक मैं इन्हें पैलेस ले जाने का इंतजाम देखता हूँ। समर्थ सिंह से कहकर विक्रम वहां रुका नहीं, बल्कि सीधे अस्पताल के मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गया, जहां की आशी मैडम ने एक अलग ही तूफान मचा रखा था, जिसकी गूंज केबिन से बाहर कॉरिडोर तक सुनाई दे रही थी। दरअसल विक्रम के आने की खबर सुनकर हॉस्पिटल मैनेजर उसके पास चला आया था। इधर आशी शत्रुपा देवी की तबीयत को लेकर इतनी परेशान थी कि वो हॉस्पिटल मैनेजर की क्लास लगाने के लिए उसकी खोज रही थी। आशी को अभी तक ये पता नहीं था कि शत्रुपा देवी को होश आ गया है, जबकि हॉस्पिटल मैनेजर शत्रुपा देवी के होश में आने की खबर सुनकर अब कुछ रिलैक्स मूड में अपने केबिन में आया था। तो यहाँ पर आशी उसे अपना इंतजार करती हुई मिली और अब बिना उसकी कोई बात सुने हुए उसकी जबरदस्त क्लास लगा रही थी। क्या कर रहे हैं आप लोग? पूरा का पूरा हॉस्पिटल आपका एक नंबर का निकम्मा है। केवल निकम्मे डॉक्टरों की फौज आपने खड़ी कर रखी है। मरीज बेचारा जिए या मरे, आप लोगों को क्या पड़ता है? जब राज परिवार के साथ आप लोगों का ये हाल है, तो राजगढ़ की आम जनता के साथ आप लोग क्या करते होंगे और करेंगे क्यों? कुछ भी करने की जरूरत ही क्या है, जब बिना कुछ किए बुंदेला ग्रुप की तरफ से मोटा अमाउंट पेमेंट के रूप में मिल ही रहा है। पूरे 48 घंटे हो गए हैं, बड़ी मासा ने अपनी आंखें नहीं खोली। अगर आपसे हो नहीं रहा है तो जवाब दीजिए मुझे, हम उन्हें बाहर लेकर जाएंगे। मैडम, हमारी बात सुनिए। हॉस्पिटल मैनेजर ने कुछ कहने की कोशिश की थी। क्या बात सुनिए? 2 दिनों से तो बस एक ही बात सुनती आ रही हूँ। हमें कुछ समय दीजिए, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। आशी ने डॉक्टरों की नकल उतारते हुए कहा और फिर तुरंत अपने अवतार में वापस आ गई। और कितना समय चाहिए आपको? और कितनी कोशिश आप करेंगे? देख लिया आपकी सारी कोशिश, और 2 दिनों से समय भी दे रहे हैं। आपकी कोई की भी कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। अब हमें हमारा काम करने दीजिए। तुरंत एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कीजिए। आशी मैनेजर के कमरे में चिल्ला रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि केबिन का दरवाजा खोलते विक्रम के कानों से टकरा गई थी। आशी की ये तूफानी आवाज वो हजारों भीड़ में भी पहचान सकता था। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। पहले लड़ाई शुरू करेगी और फिर उसके बाद उसी के ऊपर सारा इल्जाम डाल देगी, क्योंकि गलती तो इसे कभी होती नहीं। गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, ये स्लोगन सिर्फ इसी के लिए बना हुआ है। विक्रम ने अफसोस से अपना सर झटका और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर आशी के बुलेट स्पीड से चल रही बमबारी पर 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगा था, लेकिन अब उन तोपों का रुख हॉस्पिटल मैनेजर से मुड़कर विक्रम की तरफ हो गया था। इतनी भी मैनर आपके अंदर नहीं है कि हॉस्पिटल मैनेजर के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, या फिर अपना राज समझ लिया है, जहां मुंह उठाया वहीं घुसे चले आए। विक्रम ने हैरानी से आशी की तरफ देखा। बाहर जाइए आप। आशी ने उसे उंगली से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। विक्रम इधर उधर देखने लगा। ओ हेलो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। क्या सुनने में कोई प्रॉब्लम है? अपनी बात इग्नोर होते हुए देखकर आशी का गुस्सा और सर पर लगा और तलवों पर बुझा था। बाहर निकलिए आप यहाँ से, और जब तक हमारी बात खत्म नहीं हो जाती, अंदर आने की और यहाँ की बात सुनने की कोशिश की मत करना। आपसे तुम का सफर 2 सेकंड में खत्म हुआ था। मैडम, वो एम्प्लॉय नहीं। इधर हॉस्पिटल मैनेजर ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की तो आशी ने डपट के हुए उसे चुप करा दिया। आप चुप रहिए, पहले इनको बाहर निकालकर मैं अच्छे से आपसे पूछती हूँ कि क्या कर रहे हैं आप, फिर दीजिएगा अपना जवाब। तब तक के लिए सोच लीजिए। हॉस्पिटल मैनेजर अपना मुंह लेकर चुप हो गया। यहाँ राजकुमार साकी तो कुछ चल नहीं रही थी, उसकी क्या चलती। इधर उधर सर घुमाते हुए अब वो अपने पीछे की दीवार को देख रहा था, ताकि इस पर या तो अपना सर फोड़ सके या फिर इस दीवार को ही फोड़कर इस पूरे मंजर से गायब हो जाए। विक्रम अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हो गया था और उसने अपनी दोनों बाहें अपने सीने के आसपास लपेट ली थी। नहीं जाऊंगा बाहर। हद बदतमीज इंसान है आप। मैं अच्छे से बोल रही तो आपको समझ नहीं आ रहा। अभी मैं बात कर रही हूँ मैनेजर से। मैं पूरे एटीट्यूड के साथ आशी ने अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। आप इसको बात करना कहती हैं? विक्रम ने पूछा। हाँ, मेरे लैंग्वेज में इसको बात करना ही कहते हैं। जैसे देवता होते हैं, बस उनको वैसे ही पूजा दी जाती है। और आप होते कौन हैं, मुझे तमीज सिखाने वाले? आशी चिढ़ गई थी। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको तमीज सिखा सकूं? मैंने तो सिर्फ ये पूछा है, क्या इस तरह से बातें की जाती है? आप पूछने वाले होते भी कौन हैं? आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ?
आशी ने विक्रम से पूछा। विक्रम ने पूरी मासूमियत के साथ इनकार में सर हिलाया। मैं इस पूरे अस्पताल की मालकिन हूँ। ये हॉस्पिटल मेरा है। आशी सिंह बुंदेला, ये हॉस्पिटल मेरा है और इस वक्त मैं मैनेजर से बात कर रही हूँ। आप बाहर निकलकर अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आप कितना इंतजार करवाओगी? विक्रम ने धीरे से पूछा। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एंजॉय रीडिंग। अब कितना इंतजार करवाओगी? विक्रम ने धीरे से पूछा। क्या कहा आपने? आशी की आंखें छोटी हुई। और अगर मैं इंतजार ना करूं तो? अपने आप को संभालते हुए विक्रम ने पूरे अंदाज के साथ आशी की आंखों में आंख डालते हुए पूछा। आशी की छोटी हुई आंखों को देखकर विक्रम की शरारत की नस फड़क गई थी। तो मैं आपको इस अस्पताल से बाहर दिखा दूंगी। सीधी तरीके से बाहर जाते हैं या फिर मैं धक्के मारकर बाहर निकालूं? गार्ड को बुलाने के लिए आशी ने जैसे ही दरवाजा खोला था कि उधर से विकल्प आया। भाई, सारी व्यवस्था हो गई है। हम बड़ी मासा को अभी के अभी यहाँ से लेकर जा सकते हैं। विकल्प ने तेजी से दरवाजे के पास खड़े हुए ही विक्रम से कहा। तब तक आशी की नज़र विकल्प पर पड़ गई थी और वो चुपचाप विकल्प की तरफ देख रही थी। अपनी बात पूरी करके विकल्प की नज़र जैसे आशी पर पड़ी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कैसी है लाडो? भाई सा। विक्रम पर एक गुस्से से भरी नजर डालते हुए आशी विकल्प के सीने से लग गई थी और आंखों ही आंखों में जैसे कि कुछ जताते कोई विक्रम की तरफ देखा, फिर विकल्प के सीने में ही अपना सर छुपाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके इस हरकत पर तो विक्रम अपना सर पकड़कर रख गया था। अच्छी तरह से समझ रहा था कि विकल्प और विक्रम के बीच में जो बात हुई थी उसी से आशी समझ चुकी थी कि ये विक्रम है। तब तो तुम मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलवाने वाली थी ना? जानबूझकर विक्रम ने आशी को छेड़ते हुए पूछा। आपके कर्म ही ऐसे हैं। आंखें बंद किए हुए ही आशी ने जीभ दबाकर जवाब दिया। तू भी ना आशी, हमेशा हड़बड़ में गड़बड़ काम करती है। जल्दी काम शैतान का। और ठीक ही कहती है मम्मी, तू तो शैतान की नानी है। सोचा था कि इनसे बात नहीं करूंगी, इनसे गुस्सा दिखाऊंगी। गुस्सा तो दिखा दिया, लेकिन बड़ी गलत जगह पर। मुंह बनाते हुए आशी ने अपने मन में खुद को बड़ा ही कोसा। इधर विक्रम के चेहरे पर बहुत ही शानदार मुस्कुराहट फैली हुई थी। चलो, हमारे कर्म जैसे भी हों, उसकी सजा हमने बहुत काट ली। अब बात बंद करने की सोचना भी मत। तुम मुझसे बात भी कर चुकी हो और झगड़ा भी। हिसाब किताब बराबर। विक्रम ने आशी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। ऐसे कैसे हिसाब बराबर? अभी तो हिसाब किताब शुरू हुआ है। एक एक अत्याचार का बदला लूंगी। अपने इतने सालों तक मुझसे बात नहीं की है। आशी पलट कर बोली। अत्याचार? विक्रम की आंखें हैरानी से गोल हुई थी। इनडायरेक्ट वे में तुम मुझे अत्याचारी कह रही हो? बाईं भौं ऊपर उठी थी। और नहीं तो क्या, मासूमों को सताने वाले अत्याचारी ही होते हैं। आसी मुंह बिचकाते हुए बोली। ये बात तो सही कह रही है। मासूमों पर अत्याचार करते इसे जरा भी समय नहीं लगता। विकल्प ने आशी की साइड लेते हुए कहा। और ये मासूम कौन है? तुम दोनों, जिनको देखकर खुद मासूमियत शर्मा आ जाए। तब तो 2 जगह 3 हो जाएंगे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। 3 कैसे हुए? 2 ही हुए ना? आशी ने कहा। लेकिन इधर विक्रम विकल्प की तरफ देख रहा था और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हो रहा था। थोड़े से ना नुकूर और 1-2 डोनेशन के बाद विक्रम के ऑफर पर विकल्प मान गया था। अरे हो जाएगा हो जाएगा, गणित में तो तू शुरू की कमजोर है। विकल्प ने एक आंख दबाते हुए विक्रम से कहा। आशी का मुंह हैरत से खुला रह गया था। उसके भाई ने भी अपनी साइड चेंज कर ली थी। अब बोलो, क्या कहती हो? अपने दोनों हाथों को सीने पर लपेटे हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ विक्रम पूछ रहा था। जाइए, मुझे आप दोनों से बात नहीं करना। पैर पटकते हुए आशी बाहर की तरफ चल पड़ी। पीछे विक्रम और विकल्प का एक जानदार कहकहा गूंज उठा था। बड़ी माँ को अब हॉस्पिटल से घर ले जाने का काम करना था, पर बड़ी मासा के साथ वो अनहोनी भी साथ ही जा रही थी। ऐसी अनहोनी जिसे ना कोई देख पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था, पर जो उसे देख और समझ पा रही थी वो बेचारी बिस्तर पर पड़ी लाचार बेबस अपनी मजबूरी के बारे में सोचे जा रही थी। राजगढ़ पैलेस को तो उन्होंने वैसे अभिमंत्रित मंत्रों से किलित करवाकर बंधवाया था, इसलिए दिल में एक उम्मीद सी जाग रही थी कि ये बंजारन दरवाजे पर ही रह जाएगी। ये चाह कर भी उनके साथ अंदर नहीं जा पाएगी। पर जिस तरह से वैशाली बंजारन खुश होकर उनके आसपास नाच रही थी, मन में डर सा लग रहा था। क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। अस्पताल के कमरे से निकलकर जैसे ही उनका स्ट्रेचर एम्बुलेंस के पास से लाया गया, वैशाली आराम से उनके पैरों के पास बैठ गई थी। किसी को दिख तो नहीं रही थी, पर शत्रुपा देवी बहुत अच्छी
तरह से उसे देख रही थी और वैशाली की नजरें पूरी तरह से विक्रम के चेहरे पर लगी हुई थी, जो कि उनके साथ ही एम्बुलेंस में बैठा था। जैसे ही एम्बुलेंस चलने को हुई, विक्रम ने शत्रुपा देवी का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है बड़ी मासा, आप कुछ घबराई हुई सी लग रही हैं। शत्रुपा देवी की नजर वैशाली के ऊपर जमी हुई थी, इस कारण उन्हें विक्रम की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, तो वैशाली ने जोर से उनके पैरों में चिकोटी काटी। दर्द तो हुआ था, पर मुंह से आवाज नहीं निकल सकती थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, तो विक्रम ने झट उनके सर पर हाथ रख दिया। कोई तकलीफ है तो मुझे बताएं। शत्रुपा देवी ने नम आंखों के साथ आंखें खोलकर विक्रम की तरफ देखा। वाह वाह, हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एंजॉय रीडिंग। कोई तकलीफ है तो मुझे बताएं। शत्रुपा देवी ने नम आंखों के साथ आंखें खोलकर विक्रम की तरफ देखा। वह शत्रुपा देवी अखिल के बारे में पूछना चाह रही थी। क्या विक्रम ने अखिल से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की है? क्या अखिल उससे मिला है? पर विक्रम उनका इशारा समझ नहीं पाया। आप आशी के बारे में पूछ रही हैं? वो दूसरी गाड़ी में है। चलिए घर चलते हैं, सब एक साथ ही वहां पहुंचेंगे। विक्रम ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया। बहुत दुख अफसोस के साथ शत्रुपा देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सामने गुस्से में वैशाली बंजारन कभी शत्रुपा देवी की तरफ ऐसे देखती थी जैसे कि कबाब में हड्डी पड़ गई हो, मनपसंद भोजन खाते खाते मुंह में कंकड़ पड़ गया हो, तो फिर बहुत ही प्यार से विक्रम की तरफ देखने लगती थी, जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार को ललचाई नजरों से देखता है। शत्रुपा देवी से ये सब देखना बर्दाश्त से बाहर था, पर वो अब कर भी क्या कर सकती थी। अब तो बस इन आंखों को इंतजार था, उम्मीद की उस किरण का इंतजार था जो शायद कुछ ठीक कर सके। सच कहा था वैशाली ने कि मैं अब अपनी आंखों का इंतजार तुम्हारी आंखों में भर दूंगी। अपना कहा हुआ उसने कर दिखाया था, पर अभी भी इस भगवत प्रेमी हृदय में एक आस लगी हुई थी। वैशाली की बातों से उन्होंने इतना तो जरूर अनुमान लगा लिया था कि ये अखिल से डरती है। अगर विक्रम के साथ इसका पूर्व जन्म का कोई कांटेक्ट है, 63 गुण के मिलने वाला कांटेक्ट, तो अखिल के साथ भी कुछ कांटेक्ट है, जो कि 36 का आंकड़ा बनता है। हाथ पैर ठीक रहते तो वो अखिल को खोजती भी, पर अब तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कैसे किसी को बताती कि कोई अखिल को बुला दे? अब तो बस इंतजार ही नसीब में लिख गया था। इधर अखिल प्रताप की गाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी थी। उन्हें वापस आज फिर न्यूयॉर्क के लिए निकलना था, लेकिन जाने क्यों उनके कदम एरोड्रम के अंदर जाने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। गाड़ी में बैठे बैठे वो अपनी ही सोच में डूबे हुए थे, जबकि ड्राइवर ने 2 बार उनसे कह दिया था कि सर हम पहुंच गए। आंखें बंद करके उन्होंने अपनी एक सिद्ध देवी शक्ति भद्र को पुकारा। बड़ी उलझन में हूँ हे देवी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दिव्य शक्ति तुरंत उनके मानस पटल पर प्रकट हो गई थी। कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट केवल साइंटिफिक बुक को पढ़कर इस फील्ड में अपना नाम पहचान नहीं बना सकता, क्योंकि किताबें केवल बेसिक नॉलेज देती है। प्रैक्टिकल नॉलेज तब तक नहीं मिलता जब तक कि आप उसे क्षेत्र में उतरते नहीं हैं। पढ़कर केवल पढ़ाया जा सकता है, इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बना जा सकता है, बड़े बड़े लेक्चर दिया जा सकता है, पर फील्ड में उतरने से पहले इस क्षेत्र की हर एक न्यूनतम और अधिकता का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी आपके लेक्चर से निकला हुआ हर एक शब्द सुनने वाले के दिल और दिमाग दोनों को स्पर्श करता है, क्योंकि वो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। ये वो ज्ञान होता है जो कि आपने अपने अनुभव से अर्जित किया होता है। ज्योतिष शास्त्र भी इसी तरह की विधा है। अगर किताब पढ़कर सब लोग हाथ देखने लगते तो आज भारतवर्ष में गूगल बाबा की मदद से हस्तरेखा विशेषज्ञों की संख्या दोगुनी होती, पर ऐसा होता नहीं है। किताब पढ़कर आप 50% प्रिडिक्शन सही कर सकते हैं, पर 50% गलत ही होती है। 90 से ऊपर प्रतिशत पहुंचने के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक शक्तियों का मार्गदर्शन भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब ये आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके अनुकूल होती हैं तो आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए उन लोगों के प्रेडिक्शन 100% सही होते हैं जो कि बेसिक नॉलेज के साथ साथ पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा अपना ऑरा मजबूत करते हैं। अखिल प्रताप के साथ भी यही था। तभी तो मात्र 35 साल की उम्र में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के रूप में वो उस जगह को प्राप्त कर चुके थे जो कि 35 साल का एक्सपीरियंस रखने वालों के पास भी नहीं थी। कहिए किस उलझन में है? भद्र ने पूछा।
माता, आप तो सब कुछ जानती हो। छोटे भाई का बुलावा राजगढ़ से आया है। वो राजगढ़ जो कि अब हमारे लिए अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया। वो घर व परिवार आज से 20 साल पहले हमने छोड़ दिया था, या फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। कारण चाहे जो भी हो, मैं वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से छोटे भाई ने पत्र लिखकर हमें पुकारा है कि हम उसे अनदेखा भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या करूँ? वही करो जो तुम्हारा हृदय कहता है, देवी भद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ये समय हृदय की पुकार सुनने का नहीं है माता, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। अखिल प्रताप ने अपने मन में ही भद्र देवी आगे हाथ जोड़ दिए थे। हमारे जीवन में हमारे जन्म से पूर्व ही हमारे कर्तव्य निश्चित हो जाते हैं देव। आपका जन्म जिस कार्य के लिए हुआ, उसको पूर्ण करने का अवसर आ गया है। आपके पूर्व जन्म का कर्तव्य क्षेत्र ही आपके इस जन्म के कर्तव्य क्षेत्र में से भी एक है। अतः मेरे सुझाव के अनुसार वहां आपको अवश्य जाना चाहिए, भद्र देवी ने कहा। अखिल प्रताप ने कुछ उलझन के साथ उनकी तरफ देखा। भद्र देवी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट तैर गई थी। वैसे तो मैं आपकी सिद्ध शक्ति हूँ और आपके हर एक उलझन के समाधान के लिए ही आपके साथ उपस्थित हूँ, परंतु कुछ रास्ते आप स्वयं तय करें तो ये ज्यादा उचित होगा। आप वहाँ जाएं, वहाँ की चीजों को समझें और फिर जहाँ न कुछ समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, देवी भद्र बोली। अर्थात आपके कहने का मतलब है कि हमारे पूर्व जन्म का कोई हिस्सा वहाँ पर है? अखिल प्रताप ने समझते हुए पूछा। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एंजॉय रीडिंग। अर्थात आपके कहने का मतलब है कि हमारे पूर्व जन्म का कोई हिस्सा वहाँ पर है? अखिल प्रताप ने समझते हुए पूछा। अपने गुरु की बातें स्मरण कीजिए। जब प्रथम बार वो उन्होंने आपको देखा था, याद है उन्होंने क्या कहा था? देवी भद्र ने गहरी नजरों से अखिल प्रताप की आंखों से एक जबरदस्त आई कांटेक्ट बनाते हुए पूछा। अखिल प्रताप हल्के से सर हिलाकर रह गए। कैसे भूल सकते थे वो दिन? मुश्किल से 17-18 साल उम्र उसे वक्त नहीं होगी, पर जिंदगी का हर एक रंग उन्होंने देख लिया था। वो अपने पिता की नाजायज संतान नहीं थे, पर उनकी दादी ने उन्हें कभी भी नाजायज संतान उन्हें माना ही नहीं। अखिल प्रताप सिंह बुंदेला के पिता अभिमन्यु प्रताप सिंह बुंदेला ने अपनी मर्जी से अपना विवाह या प्रेम विवाह उनकी माता अपूर्वा देवी से किया था। ये एक प्रथम विवाह था, तो इसमें कोई भी नाजायज होने वाली बात थी ही नहीं। सारी दुनिया से इस विवाह को मान्यता उन्होंने अपने विवाह को एक मंदिर में धार्मिक रीति रिवाज के साथ साथ कोर्ट में मैरिज सर्टिफिकेट देकर रजिस्टर कर लिया था। पर उनके इस विवाह को उनकी माता श्री शत्रुपा देवी ने कभी भी कोई मान्यता नहीं दी और उन्होंने उनकी पत्नी का बुंदेला पैलेस में आना ही वर्जित कर रखा था, जिसके कारण अभिमन्यु प्रताप सिंह बुंदेला ने राजगढ़ में ही एक अलग कॉटेज में अपनी पत्नी को रखा। ये तुम्हारा घर है, हम तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोकेंगे, पर इस लड़की का इस घर में कोई स्वागत और कोई आवश्यकता नहीं है। शत्रुपा देवी ने दरवाजे पर ही अपूर्वा देवी को रोक दिया था। अभिमन्यु प्रताप वहीं से ही लौट जाना चाहते थे, लेकिन अपूर्वा देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और इनकार में सर हिला दिया। वो शत्रुपा देवी के संघर्षों को जानती और समझती थी, इसलिए धीरे से पति को समझाया। अभिमन्यु प्रताप भी अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए खुद कभी मां के पास से बुंदेला पैलेस में होते थे तो कभी अखिल प्रताप की मां के साथ अपने कॉटेज में। अभिमन्यु प्रताप अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और पिता की मृत्यु के बाद पूरे राजगढ़ रियासत के बुंदेला राणा। छोटी सी उम्र में ही उनके ऊपर भी जिम्मेदारी अच्छी खासी आ गई थी और उन्होंने बखूबी इसे संभाल भी लिया था। किसी को उनसे शिकायत नहीं थी, पर इस प्रेम विवाह ने बहुत कुछ ऐसे कारणों को उत्पन्न कर दिया था जिससे कि कई लोगों को उनसे ढेरों शिकायत हो गई थी, जिसमें कि सबसे पहले उनकी मां का ही नाम था। बाकी और लोगों के ऐतराज को तो वो किसी खातिर में लाते भी नहीं थे। उनकी मां ने उनके लिए अपनी पसंद से एक राजघराने की लड़की पसंद की थी, पर अखिल प्रताप को अपने कॉलेज की एक लड़की इतनी पसंद आ गई थी कि मां की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने प्रेम विवाह किया था। और फिर इसी प्रेम विवाह के साथ परेशानियां शुरू हुई थी। अखिल प्रताप की मां ब्राह्मण कुल की एक पढ़ी लिखी महिला थी। वो एक साधारण परिवार से आई थी। यही चीज शत्रुपा देवी को बिल्कुल नापसंद थी और दूसरे में पहली बार किसी ने उनकी सत्ता को चुनौती दी थी। हालांकि ये चुनौती उनके खुद के बेटे ने ही दी थी, पर सारा ठीकरा फूटा था बहू के सर पर। दरवाजे पर ही उन्होंने अपूर्वा देवी का अच्छे से बेइज्जती की थी।
पर अखिल प्रताप की मां के संस्कार बहुत अच्छे थे। अभिमन्यु प्रताप ने जब ये निश्चय किया कि वो अपने परिवार के लिए बुंदेला पैलेस छोड़ देंगे, तो उन्होंने अभिमन्यु प्रताप के आगे हाथ जोड़ दिए थे। उन्हें कुछ समय दीजिए, कुछ समय बाद स्थितियां संभल जाएंगी और माँ सा भी, तब वो हमें स्वीकार कर लेंगी। अखिल प्रताप काफी सोच में पड़ गए थे। अपनी माँ का व्यवहार वो अच्छी तरह से जानते थे। अगर उन्होंने किसी चीज के लिए एक बार ना कह दिया तो मरते दम तक उसे हाँ में नहीं बदला जा सकता था। पर फिर भी अपनी पत्नी के समझाने पर वो उन्हें मनाने का प्रयास करने के लिए राजी हुए। न वो राजपाट छोड़ सकते थे, न ही अपनी माँ को छोड़ सकते थे और न ही अपनी पत्नी को। इन तीनों में उन्हें बैलेंस बनाकर चलना होता था। वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। इसीलिए उन्होंने एक कॉटेज में अपनी पत्नी के साथ अपनी गृहस्थी की शुरुआत की। अखिल प्रताप के माता पिता दोनों ही यही चाहते थे कि शत्रुपा देवी मान जाए। अपनी तरफ से उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। ऐसा लगा था कि अखिल के जन्म के बाद परिस्थितियां संभल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने पुत्र और पुत्रवधू के लगातार कोशिश के बावजूद भी शत्रुपा देवी नहीं मानी। शत्रुपा देवी ने इस प्रेम विवाह को अपने सम्मान का प्रश्न बना लिया था। इस कारण वो किसी भी कीमत पर इसे मान्यता देने के पक्ष में नहीं थी। अंत हारकर अखिल प्रताप के माता पिता ने इसे भगवान के हाथों छोड़ दिया। बुंदेला पैलेस में भी सब कुछ सही से चल रहा था और अखिल प्रताप के घर में भी। बस गाहे बगाहे शत्रुपा देवी अखिल प्रताप के दूसरे विवाह का दबाव उन पर बनाती थी, पर वो जानती थी कि उनका बेटा इसके लिए तैयार नहीं होगा। अखिल प्रताप एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। तब उन्होंने इसके लिए अपूर्वा देवी को निशाना बनाना शुरू किया। जब कभी भी किसी भी ऑफिशियल फंक्शन के दौरान दोनों आमने सामने होती थी, तो शत्रुपा देवी अपूर्वा देवी को उनका स्थान याद दिलाने से बाज नहीं आती थी। अभिमन्यु प्रताप चिढ़कर रह जाते थे। संस्कार अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलने से रोकते थे, तो माँ सारे संस्कारों को तिलांजलि देकर बैठी थी। पर इन सब बातों में एक बात तो तय थी कि शत्रुपा देवी चिढ़ने, कुढ़ने और बोलने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन उनकी बातें अपूर्वा देवी के हृदय को चोट पहुंचाती थी और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। इसलिए अखिल प्रताप का ने शत्रुपा देवी और अपूर्वा देवी के मिलने के हर उस स्थान को रोक डाला जिससे कि दोनों में टकराव की संभावना हो। पर शत्रुपा देवी इतनी आसानी से मान सकती थी। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एंजॉय रीडिंग। अखिल प्रताप को वो दिन अच्छे से याद है जब वो अपने कॉटेज के बाहर खेल रहे थे और पहली बार उनकी दादी माँ की शाही सवारी उनके कॉटेज पर आई थी। पहली बार शत्रुपा देवी के कदम उनकी हंसती खेलती दुनिया पर पड़ी थी और सब कुछ जलकर भस्म हो गया था। अखिल प्रताप मात्र 5 साल के थे जब शत्रुपा देवी अपनी बहू की बीमारी की खबर सुनकर दुनिया के दिखावे में उससे मिलने आई थी। शत्रुपा देवी को देखकर अपूर्वा देवी बहुत खुश हुईं। उन्हें लगा कि शायद उनकी तपस्या सफल हो गई, लेकिन शत्रुपा देवी उन्हें स्वीकार करने नहीं आई थी। उस समय अभिमन्यु प्रताप घर पर नहीं थे, वो अपने ऑफिस में थे और अखिल प्रताप को उन्होंने बाहर खेलने के लिए भेज दिया ताकि अपनी बहू से कुछ अकेले में बात कर सके। पर छोटा सा बच्चा अपनी दादी माँ को देखकर इतना खुश हुआ था कि वो पीछे गार्डन से अंदर हाल में खुले रही खिड़की से अंदर का नजारा देख रहा था। कान में कुछ शब्द पढ़ रहे थे कि दादी माँ उनकी मासा को डांट रही हैं, पर क्यों समझ में नहीं आया। पर एक लाइन आज तक कानों में बस गई थी। हम तो बस ये देखने आए थे कि तुम कब तक जीवित रहोगी और कब तक अपने इस मोहिनी मंत्र से हमारे बेटे को अपने आंचल में बांधी रहोगी। मर क्यों नहीं जाती हो तुम, ताकि हमारी जिंदगी का सुकून और चैन वापस चला आए। कुछ देर के बाद शत्रुपा देवी अपने अंदर का सारा जहर यहाँ उगलकर वापस चली गई थी, लेकिन अपूर्वा देवी इस जहर को ज्यादा देर तक पचा नहीं पाई। शाम होते होते उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। खबर मिलते ही अपना सारा काम छोड़कर अभिमन्यु प्रताप दौड़े अपनी पत्नी के पास आए, पत्नी को संभाला और बेटे को ढेर सारा प्यार किया। अपूर्वा देवी चुपचाप अपने पति को देख रही थीं, जिन्होंने डॉक्टरों की फौज उनके पीछे खड़ी कर दी थी। मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ कीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद आपको बहुत दुख होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा जो स्थान आपका हृदय में है वो आप किसी को नहीं दे सकते। अपूर्वा देवी ने अभिमन्यु जी का हाथ पकड़ लिया।
इस वक्त आप कुछ मत बोलिए, अभी आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत कुछ संभल जाए तो हम आपकी सारी बातें आराम से सुनेंगे। अभिमन्यु प्रताप ने अपूर्वा देवी का हाथ अपने हाथों में लिए हुए कहा। 5 साल का छोटा सा अखिल वही बेड पर बैठा हुआ अपने मम्मी पापा को देख रहा था। डॉक्टर्स सलाइन की बोतल लगाकर जा चुके थे। कोई बीमारी नहीं थी, बस ब्लड प्रेशर बहुत डाउन चल गया था। कितनी बार समझाया है आपको, बेवजह किसी चीज का स्ट्रेस मत लीजिए। जिन्हें मानना होगा वो मान जाएंगे और जो नहीं मानना चाहते वो कभी नहीं मानेंगे। इस तरह से अपनी तबीयत खराब कर कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बात पाने और खोने की नहीं है। अगर बात पाने और खोने की नहीं है तो बात कुछ भी नहीं है। आप आराम कीजिए। नहीं राणा सा, हमारी बात सुन लीजिए, क्या पता कल हमारे पास में समय ना हो। अपूर्वा देवी ने अभिमन्यु प्रताप सिंह बुंदेला का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा। उल्टी सीधी बातें मत किया कीजिए। आप जानते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर ऐसी बातें क्यों? अभिमन्यु प्रताप का दिल अपनी पत्नी की स्थिति देखकर बहुत डर रहा था। अपूर्वा देवी हल्के से मुस्कुराई। हमने सुना कि आज मासा आई थी, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा है? हल्के से रोष में अभिमन्यु प्रताप ने पूछा। नहीं नहीं, वो तो बस हमें देखने आई थी। अपूर्वा देवी माँ बेटे में किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ का सहारा लिया। अभिमन्यु प्रताप ने बेहद अफसोस के साथ अपनी पत्नी को देखा। कुछ लोग कांच की चाह में हीरे को ठुकरा दिया करते हैं। बेहद अफसोस और दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि हमारी मासा भी वही है। उन्हें बाजार की चमक ज्यादा लुभाती है। रंग बिरंगी रोशनी, झालर वाली लाइट से घर को सजाना चाहती है, जो कि हमारी आंखों को चुभती है। पर वो मिट्टी का दिया उन्हें पसंद नहीं आता, जो कि घर को रोशनी के साथ साथ सुकून भी देता है। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको अपने घर में वो स्थान नहीं दिला सके। अभिमन्यु प्रताप ने कहते हुए सर झुका लिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं राणा सा? आपने अपने हृदय में हमें स्थान दिया, अपने जीवन में हमें स्थान दिया, यहाँ तक कि हमने और आपने मिलकर इस छोटे से घरौंधे का निर्माण किया। इससे ज्यादा तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं। वादा कीजिए कि हमारे जाने के बाद भी आप इस कॉटेज को बंद नहीं करेंगे। अपूर्वा देवी आशा भरी निगाहों से अपने छोटे से घर को देख रही थी, जिसको कि उन्होंने बहुत ही लगन और खुशी से सजाया था। ऐसी बात मत बोलिए, आपके जाने के बाद हम खुद नहीं जीवित रह पाएंगे। आपके बिना हमें इस जीवन की कल्पना भी नहीं सुहाती है। अभिमन्यु प्रताप की आंखों में आंसू भर आए थे और माता पिता को रोते हुए देखकर अखिल प्रताप भी रोने लगे थे। हमारे लिए नहीं तो कम से कम इस बच्चे के लिए सोचिए। हमारे और आपके बीच में इस बच्चे की क्या गलती है? हमारे और मासा की गलतियों की सजा आप इस मासूम को क्यों देना चाहती है? अभिमन्यु प्रताप ने अखिल को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था। दोनों पिता पुत्र अपूर्वा देवी के सिरहाने बैठे हुए थे। अभिमन्यु प्रताप धीरे धीरे अपूर्वा देवी के सर को सहला रहे थे, तो अखिल अपने छोटे छोटे आंख हाथों से कभी मासा के तो कभी अपने बाबा साहिब के आंसू पहुंच रहे थे। अपूर्वा देवी का दिल भारी हो रहा था। जीवन में उनके पास सब सुख था, पर नहीं थी तो बस मन की शांति, और वो भी सिर्फ शत्रुपा देवी के व्यवहार के कारण। सिर्फ उनके कारण अभिमन्यु प्रताप बहुत बुरी तरह से बट गए थे और अपने पति की दशा देखकर अपूर्वा देवी धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थीं। हर हर महादेव।